देखा है कि इंजीनियरिंग करने के बाद जो लोग कंपनियों में जाते हैं वो जूनियर मैनेजमेंट से लेकर सीईओ तक गालियां बकते रहते हैं एक दूसरे को, और डिप्रेस्ड होते हैं कि यार तनख्वाह कम है, और जो है फलानी जगह अच्छी है, फलानी जगह अच्छी है, उधर इतने बेनिफिट्स, इधर उतने बेनिफिट्स। तो एक गंदा कल्चर बना हुआ है पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे भी बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमारा बहुत ही बुरा है। तो जो है उस कल्चर को ठीक करना था, और उसको ठीक किया जाएगा लोगों के जरिए। तो हमारे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, बस यार ज्यादा मेरिट आ गया, वैसे फिर घुस जाओ, इस सोच के तहत। और उसके बाद जॉब में फलानी जगह तनख्वाह ज्यादा है, इधर चले जाओ, और और आगे जाकर फिर खुश नहीं रहते। तो अपने जब आप स्टार्टअप्स बिल्ड करते हैं, स्टार्टअप सेटिस्फेक्शन जो है, जो उसमें आप खुश रहते हैं, जैसे एक मीटिंग आ रहा है, लेकिन होती है। तो हम, मेरा गोल ये था कि हम लोगों को इस तरफ लेकर आए। उसके लिए हमने जो है पहले एक स्टार्टअप शुरू किया ऑटोमेटेड प्रिंटिंग का। उसके लिए ऑटोमेटेड प्रिंटर हमने बनाया, कंट्रोल सिस्टम उसका पूरा। और जो है फिर नस्ट में जो है ना जी, उसको अप्रूवल नहीं मिली, लगाने की इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मना किया, उन्होंने लटका के रखा। और जो है लोगों की आदत होती है, चीज को लटकाते हैं, इतना लटकाते हैं कि अगला कहता है भाई तू रहने दे, ठीक है। तो हमने भी कहा यार ये रहने ही दो, इसकी अप्रूवल नहीं मिलती। उसके बाद हमने काम शुरू किया एयर कंडीशनिंग पर। क्यों? क्योंकि जब हमारे FIPs हुए थे फाइनल ईयर में, उसमें जो विनिंग टीम थी उन्होंने एयर कंडीशनर बनाया था। इस घटिया रीजन की वजह से हमने एयर कंडीशनिंग को एक्सप्लोर किया। और जो है फिर उस एयर कंडीशनर को जो है, जो उन्होंने बनाया था, उसको स्टडी किया, मजीद ऑल्टरनेटिव स्टडी किए। हमने हर तरह का एयर कंडीशनर बनाया, और टेक्नोलॉजी में पिवट करते करते, चेंजेस करते करते, अभी जो है हम एक पोर्टेबल यूनिट और पोर्टेबल एयर कंडीशनिंग यूनिट लॉन्च कर रहे हैं, जो सिर्फ 50 वॉट में उतनी ही परफॉर्मेंस देता है जितना आपका वैसे एसी देता है। लेकिन जाहिर है पोर्टेबल है तो टेम्परेचर डिफरेंस उतना है, लेकिन जो है पूरे कमरे को ठंडा करने में उसे टाइम लगता है थोड़ा। तो जो है 1 साल तक हम लोग जो है ना लगे रहे इस चीज के ऊपर, कि अब जो है ये करते हैं वो करते हैं। मतलब हमारे पास एक विल था, हमें पता था कि हमने जो है स्टार्टअप ही करना है। जॉब जो है वो एक बैकअप प्लान है, बैकअप प्लान को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, और भी जगहों पे कर रहा होता हूँ, काफी यूनिवर्सिटीज के साथ, काफी टीम्स के साथ, उसका गोल यही होता है कि आपके स्टूडेंट्स के खुसूसी तौर पर मुगालते खत्म हो। मुगालता क्या है? एक मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में कि यार हम एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो हम सीधे जो है ना एक छलांग मार के इलॉन मस्क टाइप के बनेंगे। ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे इस तरह के मसले तो होते ही होते हैं कि जो है कंपेटिटर आ रहा है फलाना, या जो है आपने इनोवेशन करनी है, आपने एक बड़ी टीम बिल्ड करनी है। इन चीजों पर बहुत मटेरियल मौजूद है, और इसी वजह से जो है आपकी यूट्यूब की जो एक्टिविटी है वो बहुत फाइन ट्यून्ड होनी चाहिए। उस पर मैं आऊंगा बाद में। लेकिन जो बड़े मसले हैं, जो मेन मसला है जिसकी वजह से लोग एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो शुरू करते ही उनकी खत्म हो जाती है, या ज्यादा एक्सेल नहीं कर पाते टैलेंटेड लोग, वो कोई डिस्कस नहीं करता, और उसका मेरे पास भी हल नहीं है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि लोग अभी से जो है ना इन मसाइल पर सोचना शुरू करें। क्या मसला है कि जो है आप 4th ईयर में होंगे, ग्रेजुएशन से पहले खास तौर पे लड़कियों पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, शादी कर लो, ठीक है। लड़कों पे प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, नौकरी करो, अब इतनी ग्रेजुएशन की है तो जो है ये क्या करोगे। अब आप लोग कह रहे होंगे यार हम तो कोई बर्गर सीन के लिए आए थे, एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये हल्ट प्राइस है, बाहर जाएंगे और जो है शशका होगा। वो सब चीजें होती हैं, लेकिन ये बड़े मसाइल है जिनको आपने टैकल करना होता है, इसलिए इनको आपने इग्नोर नहीं करना। अच्छा, अब आते हैं हल्ट प्राइस पर। हल्ट प्राइस क्यों ज्वाइन किया? यहाँ पर कोई है टीम का पार्टिसिपेंट, क्यों पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं हल्ट प्राइस में? कोई बताए। हेलो, एनीवन? जैसा मैं बताना चाहूंगा मैंने क्यों ज्वाइन किया। जी, ताकि मुझे स्टार्टअप कैसे करना है वो सीखने को मिले, और शुरू से ही, पहले अभी मेरा फर्स्ट ईयर है तो इधर से ही मुझे पता चल जाए कि मैंने किस तरह अपने आइडिया को सबके सामने प्रेजेंट करना है। ग्रेट। और
ग्रेट। और कोई बोले किसी और टीम से, एनीवन, ये ऐसी टीम से। मैंने स्पेसिफिक इसलिए किया है ताकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मैं उसे अवेल करूं और सीखने को मिल जाए। बिल्कुल। अब अच्छी बात यह है कि आप लोगों की अप्रोच ठीक है, और जो बात आप लोग नहीं जो चीज आप लोग बोल नहीं रहे वो मैं बता देता हूँ। वो ये है कि हल्ट प्राइस जीतने पर $1 मिलियन मिलता है। ठीक है, कितना बनता है ये? 16.5 करोड़। तो अगर आप लोगों की अप्रोच वाकई ये है कि हमें सीखने को मिले और हमें पता चल जाए कि दुनिया चल कैसे रही है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो जो $1 मिलियन है वो स्मोक है, इल्यूजन। आपको पता है कि $1 मिलियन आपकी जेब में नहीं आता, इस तरह कोई भी आपको पैसे नहीं देता, कोई इन्वेस्टर, कोई भी, कभी भी, एनजीओ को भी पैसे आपके हाथ में नहीं पकड़ाए जाते। $1 मिलियन में से आपको मिलेगी तनख्वाह, आपकी पोजीशन होगी सीईओ, सीटीओ, सीएमओ, जो भी है, आपके पास शेयर्स होंगे और आपको मिलेगी तनख्वाह। वो $1 मिलियन बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो हल्ट प्राइस में बेसिकली जो प्राइस है इटसेल्फ, वो है कि आपको कारोबार चलाना आ जाता है, और उसकी वर्थ, उस चीज की वैल्यू $1 मिलियन से बहुत ज्यादा है। हल्ट प्राइस की काफी कंपनीज जो है, उनकी वैल्यूएशन, मतलब उनके टोटल शेयर्स अगर बेचें तो उन्हें कितने पैसे मिलेंगे, वो $1 मिलियन से बहुत ऊपर निकल गई है। एस्पायर फूड ग्रुप $1 बिलियन से ऊपर निकल गया, हल्ट का ही विनर है 2015-13 का। तो जो है हल्ट प्राइस की कम्युनिटी जो आपको ऑफर करती है, जो लर्निंग ऑफर करती है, उनके एक्सपर्ट्स जितनी सिंसेरिटी के साथ आपके साथ काम करते हैं, वो चीज मेनली वैल्यूएबल है। तो अगर मैं ये चाहूंगा कि अब यहाँ से जो टीम्स आ रही हैं वो हल्ट प्राइस में पैसों के लिए ना आए, क्योंकि अव्वल तो पैसों के लिए आने वाली टीम्स जीतती भी नहीं है। जीतती वो टीम्स है जिनको फर्क नहीं पड़ता पैसों से इतना ज्यादा, वो लर्निंग के लिए आते हैं। तो इस बात पर मैं बहुत खुश हूं कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्योंकि आपके पास अभी बैकअप है फोर्थ ईयर तक। फोर्थ ईयर के बाद जो है वो जो है जॉब ना करना बहुत बड़ा रिस्क होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है मोटिवेशनल स्पीकर जो कर रहे होते हैं, इसी वजह से मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बुरे लगते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जहर लगते हैं, लेकिन बुरे लगते हैं। वो कहते हैं यार अज़म होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, नौकरी छोड़ दो। जब धक्के खाने पड़ते हैं ना बसों के, लग पता जाता है। तो जो है आप लोग हल्ट प्राइस में आ रहे हैं, तो आपका गोल ये है कि जब प्री एक्सेलरेटर ऑनलाइन होता है, या जो है उनके कैसल में होता है, जहां भी होता है, या अमेरिका में होता है, हमारा ऑनलाइन हो रहा है, तो उसमें जो आपको लर्निंग मिलेगी वो टूल्स होंगे जिनके जरिए से आप वाकई अपना बिजनेस बिल्ड कर सकेंगे, और वो $1 मिलियन से बहुत ऊपर जाएगा। सबसे बड़ा इसमें टेक अवे ये नहीं है कि बस पैसे ज्यादा आएंगे, सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि आप खुश रहेंगे अपना काम करते हुए। अच्छा, अब आते हैं कि हल्ट प्राइस चलता कैसे है। ठीक है, ये जो पूरी मैंने शुरू में वो बांधी है, क्या बोलते हैं, अगर मैं भूल गया, इब्तिदाइया। तो जो है उसका मकसद यही था कि आप लोग किस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है हल्ट प्राइस में। अच्छा, अब आना है उसका तरीका क्या क्या। एयर यूनिवर्सिटी में, या जिस यूनिवर्सिटी से भी आप आ रहे हैं, अगर किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपका ऑन कैंपस होगा। ऑन कैंपस में क्या है, एक विनर डिसाइड होगा, एक रनर अप डिसाइड होगा, और यूनिवर्सिटी या तो एक को या दोनों को आगे फॉरवर्ड करेगी अपने रीजनल्स के लिए। जो उनका स्कोर कार्ड है उस पर दोनों बहुत करीब करीब है, दोनों को कर देंगे। हमारी टीम रीजनल जीत गई है। प्री एक्सेलरेटर में एक्सपर्ट्स जो हैं इंटरनेशनली, सारे एक्सपर्ट्स ने सबसे ज्यादा वोट्स हमारी टीम को दिए हैं, और हमें हल्ट के एक एक्सपर्ट जो इन्वेस्टमेंट की ऑफर भी कर रहे हैं। हम लोग रनर अप थे, विनर नहीं थे इन्वेस्ट में। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में बहुत जो है ना उल्टे सीधे घपले चल रहे होते हैं। तो जो है मिसाल के तौर पे, अगर टीम सारी लड़कों की है, सारी लड़कियों की है, तो उसको वो डिस्करेज करते हैं। हर प्राइस भी डिस्करेज करता है, तो बेहतर होगा कि आप जेंडर डाइवर्स टीम्स बनाएं, लेकिन ये देख के कि जो है आपकी केमिस्ट्री मैच करती है। अच्छा, अब आते हैं कि रीजनल में क्या होगा। रीजनल में तकरीबन 300 से 400 टीम्स होंगी। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं होंगे, उसमें पूरा जो है एक खित्ता होता है। अभी पाकिस्तान में रीजनल्स हुए थे तो हमारे करीब कौन से मुल्क पड़ते हैं, ईरान और जो है अफगानिस्तान वगैरह। अफगानिस्तान से टीम्स आई हुई थी, लेकिन जाहिर है अफगानिस्तान की ज्यादा टीम्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें टिकट का खर्चा उठाना पड़ता है। एयर यूनिवर्सिटी, मेरा ख्याल है, जहां तक मैंने सुना है, वो स्पॉन्सर कर देती है आपके टिकट्स वगैरह को।
तो जो है ना आपके लिए जो है उधर से एक आसानी है। लेकिन अगर रीजनल्स इस बार कोरोना की वजह से प्रोबेबली ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, रीजनल्स होंगे वर्चुअली, तो आपको टिकट्स का कोई इशू नहीं है। बहुत ज्यादा टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होंगी, मतलब डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा टीम्स आ रही होंगी एक ही रीजन में। अच्छा, तो रीजनल में जो है उन 300 से 400 टीम्स में से 6 सिलेक्ट होंगी उसी वक्त वहीं पर प्रेजेंट करने के लिए। उन 6 में से एक टीम विनर होगी जो प्राइज के पास वो अगर नहीं जीतते क्या करेंगे? इसका कोई जवाब दे। अगर जो है रीजनल के लिए फॉरवर्ड आपको नहीं किया जाता क्या करोगे? एनीवन? अपने प्लान को मजीद बेहतर बनाएंगे, अपने आइडिया को मजीद प्रोडक्टिव बनाएंगे। बिजनेस जो है वो बंद कर दोगे? हेलो अनस? जी जी सोच रहा हूँ। कोई और नहीं, इन्वेस्टर वगैरह ढूंढेंगे। बंद नहीं करेंगे। अच्छा देखिए, अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो जो है आपका गोल अगेन हल्ट प्राइस जीतना नहीं था, आपका गोल था बिजनेस बिल्ड करना। और इस माइंडसेट के साथ जब आप जाते हैं कि जो है हल्ट से हमें फर्क नहीं पड़ता, तभी आप हल्ट में भी आगे जाते हैं, क्योंकि ये चीज जो है ना सेंस कर ली जाती है, जजेस आराम से सेंस कर लेते हैं। तो आपका मेनली गोल है अपनी कंपनी को जो है सक्सेसफुल करना और अपनी टीम को बिल्ड करना। हर्ट प्राइस जीतना या रीजनल जीतना नहीं है। जब आपका ये गोल होगा तो आप रीजनल भी जीतेंगे। अच्छा, तो रीजनल से जो विनर होगा वो एक्सेलरेटर में जाएगा। अच्छा, अब एक्सेलरेटर में क्या होता है? एक्सेलरेटर में जो है आपकी एक बहुत सॉलिड ट्रेनिंग होगी, जिसमें पूरी दुनिया से, चूंकि वर्चुअल हो रहा है, किसी को कोई मसला नहीं है, कोई पाकिस्तान से भी बैठ के बोल सकता है, इंडिया से बैठ के भी बोल सकता है, यूएस से भी, तो सबको एक जगह आना नहीं पड़ रहा। वर्चुअली जो है आपको सेशंस दिए जाएंगे, हफ्ते में 3 होंगे। हमारी बार जो है पहला था, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, आपकी बार जो है वर्चुअल ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारी बार भी बहुत अच्छा था, मतलब जो है कोई गलतियां नहीं की हल्ट में, एक भी मीटिंग डिले नहीं हुई। अच्छा, और जो है आपकी पिचेस होगी। पिच आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी टीम और बिजनेस है, लेकिन पिच बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली हल्ट प्राइस के लिए। आपकी पिचिंग की ट्रेनिंग होगी, हर हफ्ते कंपटीशन होगा पिचिंग का, और जो है उसके विनर्स डिसाइड होंगे, उसमें बॉटम टीम्स डिसाइड होंगी, और वो आपके लिए फीडबैक लूप होगा जिससे आपने बेहतर होना है। अगर आप मुसलसल बॉटम में आ रहे हैं, इसका मतलब है कि यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग और आपको कुछ चेंज करना होगा। ये आपके ऊपर है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कितना उठाते हैं। हल्ट प्राइस के पास 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, और को एज एक्सपर्ट प्रोफेस करते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं होते। ये लोग वाकई एक्सपर्ट हैं। मतलब अगर इनमें से कोई कह रहा है कि हमें कस्टमर वैलिडेशन आती है, तो उसे वाकई कस्टमर वैलिडेशन आती है। उसने बहुत कंपनीज के लिए कस्टमर वैलिडेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए होंगे, एप्पल सैमसंग वगैरह के लिए भी, और छोटे स्टार्टअप्स के लिए भी। यहाँ एक एक्सपर्ट को जब आप रीच आउट करते हैं और वो आपको आपके स्टार्टअप की कोई गलती पॉइंट आउट करता है, तो प्रोबेबली, हमेशा नहीं लेकिन प्रोबेबली वो सही गलती पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उन एक्सपर्ट्स को एज अ रिसोर्स कितना इस्तेमाल करते हैं। हमारी टीम इस मामले में बहुत वेल नोन है। हम जो है इस बार 96 एक्सपर्ट हैं, और हम उनमें से कोई 35 से मिल चुके हैं, लेकिन 35 के 35 के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और ईमेल कम्युनिकेशन परमानेंटली रखी हुई है। मतलब अब हल्ट खत्म भी हो जाए, वो एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। इस चीज को बहुत वैल्यू किया जाता है, और हल्ट प्राइस के सीईओ ने खुद कहा था कि जो टीम्स बस एक मीटिंग करके एक्सपर्ट के साथ जा पुत्र चल छुट्टी कर, वो मामला कर रही है ना, उनका मसला है। क्योंकि हल्ट प्राइस उस चीज को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि इनके रिलेशनशिप कैसे बिल्ड हो रहे हैं एक्सपर्ट्स के साथ। अच्छा, वो एक्सपर्ट आपको बहुत अच्छी तरह से जो है मंजा हुआ खिलाड़ी बना देंगे, पिचिंग में भी, बिजनेस में भी, आपकी इन्वेस्टमेंट पिच कैसी होनी चाहिए, हर चीज में। एक्सेलरेटर के बाद टॉप 6 डिसाइड होंगे इंटरनेशनली। एक्सेलरेटर में जो टीम्स आई थी, जो 30 से 35 के दरमियान होंगी, उनमें से टॉप 6 डिसाइड होंगे, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ पार्टनरशिप्स में प्रेजेंट करेंगी, और वहां से जो है हल्ट प्राइस का विनर डिसाइड होगा। लेकिन जो विनर है, ये टॉप 6 वाली जो स्टेज है,
इसके बाद जो विनर डिसाइड होता है वो काफी एम्बिगुअस है। मतलब जो है उसमें अक्सर बहुत अनसुटेबल टीम्स भी सिलेक्ट हो जाती हैं, लेकिन वो टॉप 6 छह के छह वाकई टॉप ऑफ द लाइन होते हैं। और अक्सर टॉप 6 में पहुंचने वाली टीम्स वो टीम्स होती हैं जो हर प्राइस से ना जीत जो नहीं भी जीतती, 5 जो नहीं जीतती, वो भी सक्सेसफुल हो जाती है। एक्चुअली सक्सेसफुल कंपनीज हैं और अक्सर जो है वो जीतने वाली टीम को ओवरटेक कर देती है। तो द पॉइंट इज के इस अपॉर्चुनिटी को आप प्रॉपरली अगर यूज करते हैं और जो है इसका वाकई फायदा उठाते हैं, तो आपको बिजनेस चलाना आ जाएगा। और ये चीज बहुत वैल्यूबल है। एक वेबसाइट है, विल रोबोट टेक माई जॉब, उसमें आप डालकर देखें। आप लोग ज्यादा मैकेट्रॉनिक्स वाली साइड के होंगे, जहां तक मुझे पता है यार का, मैकेट्रॉनिक्स ही अच्छी है। तो जो है ज्यादातर जॉब्स ऑटोमेट हो जाएंगी। ऑटोमेट करने वाले कौन लोग होंगे? जो अभी स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं। आपने स्टार्टअप्स बिल्ड करने हैं ताकि अव्वल तो आपकी जो है जॉब ऑटोमेट ना हो और जो है आपको फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मिल जाए, लेकिन साथ साथ आप बहुत प्रोडक्टिवली वो काम कर रहे होंगे जो आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चंस बिफोर हम चैलेंज की और जो है ज्यादा डिटेल में बात करना शुरू करें? अभी तक कोई सवाल हार्ड प्राइस की वर्किंग के मुताबिक? एनीवन? चलो, अच्छा, तो ये भी सही है। अच्छा, अब आते हैं कि आप लोगों का चैलेंज क्या है। मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता, ठीक है? मुझे अपने चैलेंज के बारे में सब कुछ पता है। 2020 का बोल्ड बिजनेस फॉर अ बेटर प्लेनेट, क्लाइमेट चेंज के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है। आप लोगों के लिए जो स्टेटिस्टिक्स हैं जो मैटर करती हैं वो हैं यूट्यूब से, यूट्यूब नहीं, ये फूड से रिलेटेड। और जो आपका प्रॉब्लम है वो भी फूड सिक्योरिटी है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, मैं इधर से पॉज करके जाता हूँ। हार्ड प्राइस यूजुअली गिव्स चैलेंज बट इफ समवन्स प्लान इज नॉट रिगार्डिंग चैलेंज देन नहीं, फिर ना करें। ठीक है, आपका बिजनेस अगर उस चैलेंज को मैच करता है तभी आप हार्ड प्राइस में पार्टिसिपेट करें और देखें कि वो पिवट करके कुछ चेंजेस करके जो है मैच कर सकता है या नहीं। अगर नहीं कर सकता तो आप बिजनेस बिल्ड करते रहें, हार्ड प्राइस को मिस करें। है क्या आपका आइडिया मानूर? आइडिया या प्लान? इट्स रिगार्डिंग रोबोटिक्स। देखें, ज्यादातर चीजों को जो है ना इस तरीके से पिवट किया जा सकता है। मैं आता हूँ रोबोटिक्स का, और रोबोटिक्स बहुत रेलेवेंट है इस चैलेंज के लिए। अच्छा, तो अब आते हैं चैलेंज के ऊपर। सबसे पहले तो आपके पास जो है नॉलेज बहुत ज्यादा होनी चाहिए अपने चैलेंज की। अगर आप वाकई एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और आपने हर्ट के लिए नहीं बनाया तो आपके पास पहले से नॉलेज होगी। अगर आपने हर्ट के लिए बनाया, जिसमें मेरे ख्याल में तो कुछ इश्यूज हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज काफी होनी चाहिए। अब फूड फॉर गुड, फूड का क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, चूंकि मुझे क्लाइमेट के बारे में काफी कुछ पता है, तो जो है फूड का क्या इम्पैक्ट होता है वो मुझे भी पता है। अब आप में से जो है इतनी टीम्स यहाँ पर आई हुई है, कोई बताए कोई स्टेटिस्टिक के फूड का जो है क्लाइमेट पर क्या असर होता है? कोई एक स्टेटिस्टिक, मिसाल के तौर पर जो है पानी जाया होता है या जो है कितना खाना वेस्ट होता है। गूगल की गई स्टेटिस्टिक नहीं, कोई गूगल सर्च नहीं, कोई भी माइक खोल कर जो अपना बताए। एनीवन? क्या हो गया भाई, पिच किस तरह करोगे? इधर नहीं बोला जा रहा। मेरे ख्याल से हम लोग इतना फूड वेस्ट करते हैं, जितना जितने लोगों को फूड नहीं मिल रहा, जितनी फूड शॉर्टेज है दुनिया में, उनको पूरा हो सकता है। इतना फूड एग्जैक्टली, जाया करते हैं। एग्जैक्टली, इट्स सो ट्रू। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास एक्चुअली पूरी दुनिया को खिलाने से ज्यादा खाना मौजूद है। कोई और स्टेटिस्टिक?
ये पाकिस्तान में जो है जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का 2% है, लेकिन जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ है वो इसके बिल्कुल भी करीब नहीं है। ओह इंटरेस्टिंग, मेरे जहन में भी नहीं था। दैट्स वेरी इंट्रिगिंग। मतलब अगर आप इससे स्टार्ट करते हैं ना, इट्स ग्रेट। अच्छा चलें, अब अच्छी बात यह है कि दीगर यूनिवर्सिटियों के बरक्स आप लोगों को कुछ आइडिया है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, वरना जो है आमतौर पर मैं हल्ट से मुतालिक गाइडेंस दे रहा होता हूँ, टीम्स ने चैलेंज डॉक्यूमेंट भी नहीं पढ़ा होता, वो तो पढ़ दिया होगा सबने, वो बहुत जरूरी है। अच्छा, तो फूड का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है क्लाइमेट के ऊपर, लोगों के ऊपर, जो है क्या कहते हैं हेल्थ के ऊपर। अब जो है जो मीट इंडस्ट्री है, बीफ और मटन की जो इंडस्ट्री है, खुसूसी तौर पर चिकन और फिश की मैं बात नहीं कर रहा, तो उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट के ऊपर दुनिया में सबसे तीसरा बड़ा इम्पैक्ट है। दूसरे नंबर पे रेफ्रिजरेशन, पहले नंबर पे फॉसिल फ्यूल्स, तीसरे नंबर पे मीट इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि 1 किलो बीफ बनाने के लिए पता नहीं 50,000 गैलन पानी इस्तेमाल होता है, और उस पानी को प्योरीफाई बाकी दुनिया में जो है एनर्जी खर्च करके किया जाता है, तो उसका एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। इसी तरह जो है जो खाद बनती है, जो फॉडर बनता है। अब मैं मिसाल लेता हूँ, आप लोगों में से कोई बताए कि दोपहर को खाने में क्या खाया, कोई भी, बेशक पार्टिसिपेंट ना हो। हलीम। हलीम, ओह ये तो लैंड माइन है, जो मैं गोल्ड माइन है जो बात मैं करना चाह रहा था उससे रिलेटेड। देखिए हलीम में क्या क्या इस्तेमाल होता है, हर तरह की इसमें दाल डली हुई होती है, इसमें गोश्त होता है, ठीक है, इसमें पानी होता है, इसमें ऑयल होता है, और क्या क्या होता है आपको ज्यादा बताऊंगा, ठीक है। अब उसको आप देखें वो दाल कहाँ कहाँ से होती हुई आ रही है। सबसे पहले जो है दाल की जो इंसेप्शन है, इंसेप्शन नहीं है एक्चुअली, लूप है वैसे, एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सपोज फौजी फर्टिलाइजर, उन्होंने जो है कराची में फर्टिलाइजर बनाना शुरू किया। उसका एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा धुआं होता है। आप जाएं किसी एरिया में जहाँ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लगी हो या सीमेंट इंडस्ट्री लगी हो, उस पूरे एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां के बादल काले रंग के होते हैं। उसका इम्पैक्ट, अब वो फर्टिलाइजर आया किसान के पास, किसान ने जो है अपनी फसल लगाना शुरू की, उसने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया। पेस्टिसाइड की कंपनी, वो जो है 4 कंपनियां पूरी दुनिया में जो सारे पेस्टिसाइड बनाती हैं, इन्होंने केमिकल वेपन बनाना शुरू किए थे और फिर पिवट करके पेस्टिसाइड पे आ गए जब जंगें खत्म हुई। ये मैं आज ही पढ़ रहा था। तो ये अमेरिका में बायर ने जो है, बेयर ने, जो भी नाम है इस कंपनी का मुझे नाम क्लियर नहीं, उन्होंने पेस्टिसाइड बनाया, वो शिप के जरिए जो है होता हुआ आया कराची के पोर्ट पर, कराची के पोर्ट से फिर उस किसान तक पहुंचा। उसने पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया, कितना इम्पैक्ट पड़ा, उधर पेस्टिसाइड बन रहा था, फिर शिप आ रहा था, शिप का जो शिप की जो ऑयल कंजम्पशन है, उसका माइलेज जो है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कितना माइलेज है, ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा, जो कैलकुलेशंस आपने करनी है, अभी नहीं, रीजनल के बाद करनी है बेहतर। तो अब किसान के पास जो है इक्विपमेंट आ गया, उसने जो है फसल उगाई दाल, उसके लिए उसने हार्वेस्टिंग की ट्रैक्टर के जरिए। ट्रैक्टर का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डीजल पर चलता है। अब जो है दाल उसने जरूरत से ज्यादा काश्त कर ली, जो शायद इसमें लिखा हुआ है, हल्ट के चैलेंज डॉक्यूमेंट में ही लिखा हुआ है कि किसान जो है वो जरूरत से ज्यादा काश्त करते हैं, और रियलिटी ये है कि उसमें से बहुत सारा फेंक जाता है। और पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो खेतों से खाना फेंक रहा है उसका कुछ कर लें हम। अच्छा, बहुत सारी दाल फेंक गई, अब जो है वो दाल परचेज हुई, फिर आगे प्रोसेस होगी, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, फिर जो है वो शिप्स के ये अपने कंटेनर के जरिए पहुंचेगी अपना पैकेजिंग साइट्स पर, पैकेजिंग साइट से जो है फिर ये ट्रकों पर पहुंचेगी रिटेल मॉल्स में, रिटेल मॉल से जो है फिर आप गाड़ी पर जाकर खरीद कर लाएंगे एक दाल का थैला। ये एक दाल है जो हलीम में इस्तेमाल हुई है। कितना बड़ा सिस्टम है, अमेरिका से लेकर जो है पाकिस्तान की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से लेकर जो है कितने ट्रक वगैरह क्या कुछ इस्तेमाल हो रहा है, तब जाकर एक दाल आपके पास पहुंच रही है। और हलीम में 6 किस्म की दालें इस्तेमाल हुई होती है। बीफ इंडस्ट्री में मैं घुस जाऊं तो इससे भी बड़ा उसका सिस्टम बन जाएगा। ये बात है इनसाइट की।
इनसाइट क्या है, आपको पता कैसे है कि जो चीज आप सॉल्व कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कौन से सिस्टम्स जो है वो इनकॉर्पोरेट हुए हैं। अब आपका प्रॉब्लम जो फूड है, फूड सिस्टम्स पूरी की पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है फूड सिस्टम्स ने। अभी मैंने रेफ्रिजरेशन की बात नहीं की, उसमें रेफ्रिजरेशन के लिए जो है वही दाल जब रेफ्रिजरेट होगी या जब स्टोर होगी, तो उस पर जो है वो कैरियर के इंडस्ट्रियल चिलर इस्तेमाल हो रहे होंगे, और फिर एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में हम घुस जाएंगे, जो मेरी इंडस्ट्री है, क्योंकि बी फ्रीज एयर कंडीशनिंग कंपनी है, और हमें एंग्रो बोल चुका है कि हमारे ऑलपर वगैरह के जो है दूध की रेफ्रिजरेशन का कुछ करो। अच्छा, आपने जो है इस पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक करने नहीं बैठना। सबको पता है कि ये पूरा सिस्टम ठीक हो जाए ना तो मसला हल हो जाएगा, लेकिन जिस तरह साइ-फाई मूवीज में होता है, वो सिस्टम जो है इटसेल्फ पूरी दुनिया को चला रहा है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप उसके एक सेगमेंट को चेंज कर सकते हैं। सेगमेंट की एक मिसाल पाकिस्तान में, मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, मेरी मिसाल लेके कोई ये ना कहे यार ये इसने बताया इसी पर बिजनेस करना है। मिसाल ये है कि हमारे किसान जो है अक्सर गन्ना ज्यादा बना लेते हैं, और जो है वो गन्ना फेंक जाता है और फिर वो सड़ता है, कोई फायदा नहीं होता, या जला देते हैं, वर्स देन दैट। तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं, उस गन्ने को आप जो है अगर खरीद लें, ऑल्टरनेटिवली अपनी कंपनी से खरीद लें, और उसका कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसेस जो है प्रोडक्ट बना लें जिसमें प्रोसेसिंग नहीं आती, क्योंकि गन्ना खरीदने वाली कंपनीज फिर शुगर मिल्स लगाती हैं, शुगर मिल आप लोग नहीं लगा सकते जाहिर। तो जो है इस पूरे सिस्टम में आपने सिर्फ एक लॉस को मिटिगेट किया, वो लॉस क्या था कि जो है गन्ना फेंक रहा था। इसी तरह 1/3 ऑफ फूड, ये 1/3 ऑफ फूड इज वेस्टेड का मतलब ये नहीं है कि वो गन्ना भी इसमें इंक्लूडेड है। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स फूड इज वेस्टेड का मतलब है प्रोसेस्ड फूड, जो प्लेट में आपके पास बन के आ गया वो फेंक जाता है। रेस्टोरेंट से आप बात करें, ज्यादा रेस्टोरेंट्स को पता ही नहीं है कि जो है इसको हम रिकवर भी कर सकते हैं, और उनको अगर जो है पैसे मिल रहे होंगे रिकवर करने के ढाबे वालों को, तो वो कर लेंगे। पीसी और मैरियट वगैरह के पास आप जाएंगे तो उनकी एक पॉलिसी है डिस्पोजल की, जो उनके बनाई है, उनके फाउंडर्स के दौर से बनी हुई है, और जो है आप वो क्या कहते हैं मुकद्दस गाय की तरह फॉलो हो रही है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप एक सोशल कैंपेन चलाएं। अच्छा, तो फूड वेस्टेज को कवर करना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जो है किसानों के पास से जो खाना वेस्ट हो रहा है, उसको जो क्रॉप्स वेस्ट हो रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरी दुनिया में, ठीक है, अलग अलग मुल्कों में। अब आपने अगेन पहले मैंने कहा कि पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक करने नहीं बैठना, एक सेगमेंट को ठीक करने बैठना है। अब दूसरा, आपने अपनी मार्केट को सेगमेंट करना है। आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, रियलिटी ये है, ठीक है। आपका बिजनेस अगर इस तरह का है जो क्या कहते हैं किसी पपीते की काश्त को जो है बेहतर कर देता है, तो पपीता तो यहाँ पर उगता ही नहीं हो, तो फिलीपींस में उगता है, वो यहाँ पर उगाया ही नहीं जाता। आप जाफरान पर काम करो, जाफरान ईरान में उगता है। तो हेलो जी जी, ये अच्छा। पपीता कराची वाली साइड पे उगता है। बस ठीक है, फिर मुझे पता नहीं था। सही, जो मेनली इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस होता है और पूरी दुनिया में सप्लाई होता है वो फिलीपींस में होता है, मुझे उसका पता था। कराची वाली साइड पर उगता है, तो बस एक अपॉर्चुनिटी है वो। अच्छा, आपने अब अपनी रियलिटीज को कंसिडर करते हुए एक बिजनेस बनाना है, क्योंकि हल्ट प्राइस का गोल ये है कि आप एक एक्चुअली सक्सेसफुल बिजनेस बनाकर उसे चला दें। ये नहीं है कि आपके पास एक आइडिया हो और जो है वो आइडिया की बेसिस पर आपको पैसे मिल जाए। आइडियाज जो है ना, वो हल्ट का सीईओ खुद कहता है दे आर वर्थ अ डाइम अ डजन, 1 रुपए के दर्जन मिल जाते हैं आइडियाज। कोई वैल्यू नहीं है आइडिया में, एग्जीक्यूशन में वैल्यू है। तो पहले आपने पूरे सिस्टम में से आइडेंटिफाई किया कि जो है अपना आपने किस चीज को ठीक करना है, फिर आपने आइडेंटिफाई किया कि आपने किस मार्केट रहते हुए ठीक करना है। पाकिस्तान में अगर आप फूड वेस्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वेस्टेड फूड जो है वो कौन सी आवाम खरीदने को तैयार होगी? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अब उसमें जो है एक और मसला आता है, मुझे याद दिलाना है कि क्या मसला आता है, ब्रांडिंग से रिलेटेड, ठीक है, अगर मैं भूल जाता हूँ मुझे याद दिलाना है। अच्छा, तो स्पेशली वो पाकिस्तान में मसला आता है और मार्केटिंग की केस स्टडीज उस पर होती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपने अपना जो कस्टमर है उसको आइडेंटिफाई करना है। अब अगर कोई बेवकूफ, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में जो है जजेस आपसे ये पूछ सकते हैं, अगर कोई बेवकूफ आपसे ये पूछता है कि जो है यार पूरी दुनिया को क्यों नहीं टारगेट कर रहे थे,
तो उसको सीधा सीधा जवाब ये बनता है, पूरी दुनिया को टारगेट हम कर तो सकते हैं, लेकिन उसका एक प्लान होता है। कोई भी बिजनेस पूरी दुनिया को टारगेट करने के लिए बनता नहीं है और सक्सेसफुल नहीं होता। वो पुराना दौर था जब इंडस्ट्रियल एसेट्स होते थे, मतलब 1910s 1920s, उस दौर में जो है इस तरह के बिजनेस बनते थे। जैसे स्टैंडर्ड ऑयल नाम की एक कंपनी बनी थी, आज दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेशन। तो जो है आपने अपनी मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। पाकिस्तान में रहते हुए किस मार्केट को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उस छोटी मार्केट में आप एग्जीक्यूट कर दें, अपना बिजनेस चला लें, फिर जो है आप स्केल अप कर सकते हैं। ज्यादा लोग, जो सबसे कॉमन गलती है जो स्टार्टअप्स करते हैं, हल्ट में आने के बाद भी करते हैं, रीजनल जीतने के बाद भी, टॉप 6 में इस तरह के लोग नहीं आते, लेकिन वो गलती ये है कि एक साथ पूरी दुनिया को, बहुत सारे लोगों को, हर तरह के लोगों को केटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो आप नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आप कर रहे हैं, तो नहीं करें, क्योंकि उस सूरत में आप फीजिबल नहीं होंगे और जो है कंपेटिटर आपको आसानी से उड़ा सकेगा। और ये एक डिटेल डिस्कशन है, जो किसी ने करनी हो तो मुझे रीच आउट कर लेना, मैं अपनी ईमेल दे दूंगा। अच्छा, अब आते हैं वो ब्रांडिंग वाला मसला जो मैं बोल रहा था। आप लोग टारगेट कर रहे होंगे पाकिस्तानियों को, उसकी भी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, जो पाकिस्तान में अक्सरियत है, 80% लोग। तो इन लोगों का जो एक मसला है पाकिस्तानी कस्टमर का, वो ये है कि ऑल्दो ये गरीब हैं, पाकिस्तानी बहुत गरीब है, उन्हें खाने का मसला है, लेकिन वो तस्लीम नहीं करना चाहते। हर कोई चौधरी बनने का शौकीन है। इसका जो बिजनेसेस के ऊपर इफेक्ट है, वो ये है कि आपको अपनी ब्रांडिंग और जो मार्केटिंग है वो बहुत केयरफुली करनी होती है। जो ट्रैक्टर बेचने वाली कंपनी है, उसको कोई मसला नहीं है गरीब कंपनी बनने में, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को बेच रहे हैं, उनके सारे एडवर्टाइजेस में किसान आ रहे हैं, उन्हें कोई मसला नहीं। लेकिन यही गलती जो है अगर एक स्टार्टअप करता है जिसने एक्सपैंड करना है, तो मसला है। कैसे? क्यू मोबाइल ने ये गलती की, उनकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्यू मोबाइल स्टार्टअप तो नहीं था। क्यू मोबाइल ने क्या किया, उन्होंने अपने इश्तेहार बनाना शुरू किए, जिसमें जो है वो दूध वाले और किसान वगैरह उनका मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते थे, क्योंकि क्यू मोबाइल की सेलिंग प्रोपोजिशन ये थी कि सस्ता होता है। अब जब स्मार्टफोन्स उन्होंने बनाए, छोटे मोबाइल से निकले स्मार्टफोन बनाए, तो उन्हें चाहिए थे थोड़े से ज्यादा परचेजिंग पावर वाले कस्टमर, और क्यू मोबाइल पे ठप्पा लग गया था ये गरीबों का मोबाइल। तो क्यू मोबाइल इस वक्त नहीं बेचता मोबाइल, शायद बेचता हो लेकिन किसी को पता नहीं है आपको। और जो है, जो उनके फॉर्मर कस्टमर थे, उनकी जैसे ही बाइंग पावर बढ़ेगी, वो किसी और मोबाइल पे जाएंगे, ये गरीबों का मोबाइल है। तो गरीब भी सोच रहा होता है यार ये ठप्पा मैं अपने ऊपर से हटाऊं। आपने इस चीज को बहुत केयरफुली टारगेट करना है, और जब ये आप बताएंगे अपने जजेस को, बेशक इंटरनेशनल जजेस हो, स्पेशली इंटरनेशनल जजेस हो, बल्कि अमेरिकन को या ब्रिटिश जजेस को, तो वो इस चीज को वैल्यू करेंगे। आपको पता है कि आपकी मार्केट कैसी है, आपके कस्टमर का पर्सोना क्या है, लोग किस तरह सोचते हैं जिन्हें आपने बेचना है। बेटर देन एनीथिंग आप सेल्स कर लें। अपने ऑन कैंपस से पहले जो है प्लान बनाए, ऑन कैंपस में अगर सिलेक्ट होते हैं तो फोकस करें जल्द से जल्द सेल्स करने पे, क्योंकि जो है, जो सबसे बड़ा, अगर मैंने एक समराइज करना हो, एक एडवाइस अगर मैंने देनी होती, जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है, वो है वाई कॉम्बिनेटर से मैंने ही उठाई हुई है। Your goal as an entrepreneur is to put out a bad product as soon as possible. जल्दी जल्दी गलतियां करें और उनसे सीखें, ताकि आप आइटरेटिवली एक एक्चुअल बिजनेस पर जो है आ सकें। अब डी फ्रीज में भी हमने जो एयर कंडीशनर शुरू में बनाना शुरू किया था, वो वाला एयर कंडीशनर नहीं है जो हम बेच रहे हैं एंड पर। 3-4 जो आइट्रेशन के बाद हम यहाँ पर पहुंचे, और ये आइट्रेशन सबको करनी होती है। इसलिए अगर आप बैठ के जो है वो सिर्फ किताबों में लगे रहेंगे और जो है फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बन रही हैं और फलानी चीजें बन रही हैं, वो चीजें रफली बनाए, लेकिन मेनली आपका गोल है एग्जीक्यूट करना। उससे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत वैल्यूएबल है। तो चैलेंज से मुतालिक मैंने काफी चीजें बता दी। अब मटेरियल मैं शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन सब तक कोई, कि कौन सा मटेरियल आपको फॉलो करना चाहिए। हेलो, फिर आप लोगों को सब पता है और मैं क्या भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ क्या? और टेकिंग इट एज अ क्लास।
तो कोई क्वेश्चंस नहीं है अपने चैलेंज से मुतालिक, हेल्प से मुतालिक, कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी भी तरह। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा। इसमें ये है, अच्छा मैं ये कह रहा था कि इसमें ये भी हो सकता है कि अगर हम एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे हम एक मसला तो सॉल्व कर रहे हो एक एरिया का, पाकिस्तान का, या फिर जितना भी हम कवर कर सकें, पर उसमें हमें कोई एंड पे प्रॉफिट ना मिल रहा हो, तो इसका फिर क्या रिजल्ट होगा? देखें जो है ना, मैं इसी वजह से ना स्कॉलरशिप्स और खैराती कामों वगैरह के बहुत खिलाफ हूँ। ऑल्दो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और हर्ट प्राइस भी इन चीज़ों के खिलाफ है। और क्योंकि देखें, जब आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे ना, तो इसका मतलब ये है कि आप स्केल अप नहीं कर पाएंगे। जब आपके पास प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो आप उसको जो है क्या कहते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करेंगे। और दूसरा जो मसला होता है, लोगों को आप रोटियां बांट दें और जो है आप एक एनजीओ की तरह बना दें, उसमें मसला ये होता है कि जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए आप जितना डेडिकेटेड कोई बंदा नहीं होगा तो उस सिस्टम की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो उस चीज को जो है ना बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपने बना दी ना एक एनजीओ जो खाने का मसला तो सॉल्व कर रही है लेकिन प्रॉफिट नहीं बना रही, तो वो एनजीओ सक्सेसफुल नहीं होगी। पिछले 100 साल 150 साल से लोग कोशिशें कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा कुछ। बहुत एनजीओ ने कोशिश की है। मतलब पाकिस्तान में हमें सक्सेस नजर आती है ईदी साहब की, ईदी फाउंडेशन ने जो है वो बहुत लोगों तक खाना पहुंचाया, लेकिन वो चीज सस्टेनेबल नहीं है। ईदी साहब के इंतकाल के बाद जो है उनके डोनेशंस कम हो गए। डोनेशंस कम होने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ सर्विस तो उन्होंने बरकरार रखी, लेकिन वो सर्विस जिस तरह फैल रही थी उसको वो नहीं फैला सके। एज अपोज टू अगर एक कंपनी होती जो इस मसले को हल कर रही होती और हल करने की वजह से उनको प्रॉफिट मिल रहा होता, तो कंपनी कभी बंद नहीं होती। और अब जो लोग इम्पैक्ट पर फोकस कर रहे हैं वो इस तरह की एनजीओ को इग्नोर कर रहे हैं। उनके लिए ईदी फाउंडेशन जैसी एनजीओ भी इतनी वैल्यूएबल चीज नहीं है जितना एक स्टार्टअप है जो प्रॉफिट भी कमाए और लोगों की हेल्प भी करे। अब इसमें एक चीज जो है मैं क्लियर कर दूं, वो ये है कि आपने जो है ना, लोगों की हेल्प करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं, उससे आपको प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट आपने डोनेट कर दिया या उससे लोगों को खाना खरीद के दे दिया। आपका बिजनेस ही ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों की हेल्प हो। मैं बी फ्रीज की एग्जांपल देता हूँ अपनी कंपनी की, और उसके बाद मैं फूड फॉर गुड में भी एक बहुत जेनेरिक सी एग्जांपल देता हूँ। बी फ्रीज एक एयर कंडीशनर है जो हम बेचते हैं लोगों को, हमें प्रॉफिट मिलता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है हमारा, तकरीबन 30-40% के आसपास है। तो उससे लोगों का क्या फायदा होता है? उनकी बिजली बहुत ज्यादा बचती है। जब बिजली बचती है क्लाइमेट का फायदा होता है। कराची जैसे शहर में, मैं कराची का हूँ, कराची जैसे शहर में हीट स्ट्रोक से इतने इंतकाल होते हैं। 2015 का मुझे याद है, 1970 अमवात हुई थी जो रिकॉर्डेड है, और मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनकी रिकॉर्डेड भी नहीं है, जो बुजुर्ग जो फौत हुए थे, हमारे रिश्तेदार भी। तो वहां क्या होता है, बिजली नहीं थी और जो है गर्मी बहुत ज्यादा थी, हब्स बहुत ज्यादा था, पानी ज्यादा हीट होल्ड करता है, उससे तबीयत खराब होती है। इस तरह का एयर कंडीशनर जो सिर्फ 50 वोट का होगा, उसके साथ बैटरी लगी हुई होगी, वो पूरा जो है 6 घंटे निकाल लेगा और लोगों की जानें बचेंगी, उनकी बिजली बचेगी, प्लेनेट का फायदा होगा और हमें जो है वो 30% प्रॉफिट मिलेगा। आपने इस तरह का बिजनेस बनाना है। फूड फॉर गुड में जो बहुत कैजुअल सी एग्जांपल है, बहुत जेनेरिक सी एग्जांपल है, वो है फूड वेस्ट की। ठीक है, मैं और एग्जांपल्स भी देता हूँ क्योंकि फूड वेस्ट जो है ना, वो हर कोई जो भी सोचता है फूड फॉर गुड में, सबसे पहले उसके जहन में फूड वेस्ट ही आता है। आप ढाबे से उठाकर खाना खरीद कर, ढाबे को आपने प्रॉफिट दिया, अपना आपने कमीशन रखा, आगे किसी और को बेच दिया, ठीक है, सस्ते दाम में। ढाबे का तो फेंकना था, उनका बेनिफिट हुआ, आपको कमीशन मिल गया, आपने प्रॉफिट कमाया, और जिसको आपने बेचा उसको सस्ते में खाना मिल गया। एवरीवन इज गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू। अगर इसमें आपका प्रॉफिट नहीं होता तो आप इस चीज को एक्सपैंड नहीं कर सकते। अब जो आपके पास प्रॉफिट होगा उससे आप टीम हायर करेंगे, आप अपनी मार्केटिंग के ऊपर खर्च करेंगे, आप अपना ऑफिस बनाएंगे। प्रॉफिट चाहिए आपको। अच्छा, अब फूड फॉर गुड में, हाँ, और एग्जांपल, जो मेरा आइडिया, अगर मैंने फूड फॉर गुड पे जाना होता और अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ इन टच रहे, मैं हेल्प कर दूंगा। वो ये है कि जो किसान वेस्ट कर रहे हैं क्रॉप्स को, और जो फ्रूट वगैरह वेस्ट हो जाता है, सिर्फ किसानों के पास नहीं, सब्जी वालों के पास और जो है दुकानों के पास,
बहुत सारा वेस्ट होता है, दिखता है, रोज सुबह जो है उनकी क्रेट निकलते हैं, उसको ड्राई किया जा सकता है। ड्राई होने के बाद फूड सड़ता नहीं है। ड्राई करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि खाना ड्राई करने के लिए आपको जो है ना इलेक्ट्रिक अवन चलाना होगा या माइक्रोवेव चलाना होगा या हीटिंग करनी होगी किसी किस्म की, और उस पर बहुत बिजली खर्च होती है, बहुत महंगा तरीका है। इससे बेहतर है आप वेस्ट ही कर दें, क्लाइमेट को भी बहुत नुकसान है। लेकिन इसमें जो निग्लेक्टेड पोटेंशियल है वो है सोलर एयर हीटर्स का। सोलर एयर हीटर जो है वो सोलर पैनल नहीं होता, ब्लू वाला जो पैनल है सिलिकॉन पैनल, वो नहीं होता, वो एक शीशा होता है और ब्लैक कलर की जो है ना एक प्लेट होती है मेटल की। आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे सोलर एयर हीटर्स, और DIY आप अपना भी बना सकते हैं, 4-5 हजार में बन जाएगा। अच्छा, उसके अंदर जो है आप एक पंखा चलाएं, सिर्फ फैन कितने वॉट लेता है? 20-25 वॉट लेता है। वो टेम्परेचर बढ़ा देगा कोई 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक। आप किसी भी चीज को जो है ना ड्राई कर सकते हैं। ये आइटरेटिव प्रोसेस है, हर तरह का फ्रूट जो है वो अलग टेम्परेचर पर ड्राई होता है। केले को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, जो है अपना जापानी फल है उसको उससे भी कम टेम्परेचर पर किया जाता है। तो ये चीज आपको खुद टेस्ट ट्रायल एंड एरर से पता चलेगी, और जो है ऑनलाइन कम्युनिटीज भी हैं उनको वो आपको बता देंगे। तो अगर आप वहीं से किसान के पास जो पड़ा हुआ है उसी को ड्राई कर लें, और जो लोगों के पास पड़ा हुआ है उसी को ड्राई कर लें, और उससे अपना एक कंज्यूमर ब्रांड बना लें। कंज्यूमर ब्रांड जिस तरह लेज है कंज्यूमर ब्रांड, अब अपनी एक कंपनी बना लें जिसका अपना नाम हो, अपनी ब्रांडिंग हो, अपनी मार्केटिंग हो, और वो ड्राई फ्रूट्स बेचती हो। फॉर एग्जाम्पल जो और ड्राई फ्रूट्स का एक इसी तरह का ब्रांड जो मैं जानता हूँ वो है मेवा डिलाइट्स। फेसबुक पर आपको उनका पेज मिल जाएगा। अब वो स्टार्टअप बंद हो चुका है क्योंकि जो खातून थी उनको बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी, इसी वजह से मिली थी क्योंकि उन्होंने स्टार्टअप चलाया था। अच्छा, तो जो है ना आप एक कंज्यूमर ब्रांड बना सकते हैं, और उसके बाद जो है आपकी वो सेल्स शुरू हो जाएंगी। किस चीज से? अदरवाइज वेस्टेड चीजों से। और आपके पास भी प्रॉफिट है, और जो है वेस्ट भी कम हो रहा है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम हो रहा है, लोगों तक सस्ते में भी पहुंच रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ रही है। इन ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को आप टैकल कर रहे हैं, लेकिन बहुत छोटी मार्केट के अंदर और बहुत फिजिबली। ये चीज इंप्लीमेंट करने के लिए आपका जो है बमुश्किल 15-20 हजार रुपए खर्च होगा, और फिर आपको वैलिडेशन के लूप चलाने होंगे कि सब्जी वाले कितना सप्लाई करते हैं, आपको लोग खरीदते हैं नहीं खरीदते। आइटरेटिवली 3-4 आइटरेशंस करने के बाद 3-4 महीने के कोर्स में आपको पता चलेगा कि फाइनली आपका बिजनेस जो है वो नजर कैसा आता है। अगर ये चीज आप कर लेते हैं, एक इस तरह का कंज्यूमर ब्रांड बना लेते हैं जो वेस्टेड खाने के ऊपर चलता है, तो आपको मिल जाएगी बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी। बहुत ज्यादा तो नहीं, किसी और के पास शायद ज्यादा हो। फिर आपको फिगर आउट करना होगा लाइसेंसिंग कैसे करनी है। इंडिया में भी उसी तरह खाना वेस्ट हो रहा है, चाइना में भी उसी तरह हो रहा है, बांग्लादेश में भी उसी तरह हो रहा है। तो अब आपने जो है दूसरे मुल्कों तक पहुंचना है। अब हल्ट में जो जजेस होंगे वो आपको इस बात पर खींच रहे होंगे कि ये तो स्केलेबल इतना नहीं लग रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में भी जा सकते हैं। अगर आपने स्केलेबिलिटी के लिए अच्छा आर्गुमेंट दे दिया तो आप हल्ट प्राइस जीत जाएंगे पूरा $1 मिलियन, क्योंकि एग्जीक्यूशन मैटर्स मोर देन एनीथिंग एल्स। ये मैंने एक एग्जांपल दी थी, 2 एग्जांपल्स एक्चुअली, फूड वेस्टेज और ये वाली भी। प्रॉफिट बनाना बहुत जरूरी है, और कोई चीज। कोई और क्वेश्चन? I have a question. Sir, when we talk about halt price, like it's going to be held like in foreign country. So when we have a plan that is highly domesticated or related to the climate and changes according to Pakistan, and it is highly suitable according to Pakistan, but it would not be so much suitable in all across the world. So that idea, that plan would not be accomplished like in halt price, that wouldn't be appreciated as much as it would be in Pakistan. So we shouldn't be going out there with that plan. The opposite is true. Trust me. उलट है इसका रियलिटी में। हल्ट प्राइस वैल्यू आपके आइडिया को करेगा ही तब जब वो आइडिया बहुत ज्यादा डोमेस्टिकेटेड होगा, बहुत ज्यादा डोमेस्टिकेटेड होगा। आपने अपने मुल्क में चीजें ऑब्जर्व की होंगी, उनको आप एड्रेस कर लें। आप सिर्फ पाकिस्तान में मसले को हल कर लें, या आप सिर्फ अपने शहर में, आप कराची में, हैदराबाद में मसले को हल कर लें, और जो है क्या कहते हैं, हल्ट प्राइस आपको बहुत ज्यादा वैल्यू करेगी। मैं एग्जांपल्स देता हूँ। आप लोगों ने हल्ट के फाइनल्स देखने यूट्यूब पर, पिछले सारे सालों के जो टॉप 6 फाइनल्स होते हैं इंटरनेशनली टॉप 6, वो अपलोडेड है।
अब मैं मिसालें देना शुरू करता हूँ। 2019 में कौन सी टीम जीती थी? मेक्सिको की टीम थी जिसका नाम था रूटोपिया। करते क्या थे वो? मेक्सिको में जो लोग घूमने के लिए आएंगे वो उन्हें मेक्सिको के गांव वाले, जो गांव के लोग हैं, उनके साथ कनेक्ट करवा देंगे ताकि गांव के लोग उनको गाइड कर सकें, और गाइड को जो है कमीशन मिलेगा। बहुत ज्यादा डोमेस्टिकेटेड आइडिया, यूएस में नहीं चल सकता। ठीक है, अब आते हैं 2018 पे, 2019 से पहले। 2018 में कौन सी टीम जीती थी? थाईलैंड की टीम थी जो है चावल खुश्क करती थी। थाईलैंड में चावल बनते थे, चावल और मूंगफली खुश्क करते थे वो, और डीजल के जरिए करते थे। मजे की बात ये, वो फिर भी जीत गए थे। और उसमें 2018 में ये जो बहुत अच्छी पिच थी, जो हल्ट प्राइस वाले खुद मानते हैं कि बहुत अच्छी पिच है, लेकिन उन्होंने बिजनेस बिल्ड नहीं किया था, इसलिए वो विनर्स नहीं थे। पिच सबसे अच्छी आज तक की शायद वो ये हल्ट की, वो थी उनकी यूलाइट की सबसे पहली पिच। उन्होंने नाइजेरिया में जो है $10 के, मतलब $1500 के हैंड क्रैंक्स बेचे थे, जो बिजली बनाते थे और मोबाइल वगैरह चार्ज कर देते थे, क्योंकि वहां बिजली नहीं होती। इस तरह की चीज यूएस में, चाइना में नहीं बिकेगी, बहुत डोमेस्टिकेटेड है। 2017 में पता है कौन जीता था? पाकिस्तानी अमेरिकन टीम। मतलब थे पाकिस्तानी, अमेरिका में रहते थे, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ही जो है वो पढ़ रहे थे। वो कराची आए, औरंगी में उन्होंने जो है अपना लगाया लोकल रक्षा सर्विस, उन्होंने रिक्शा सर्विस बनाई, रोशनी राइड्स नाम है उनका, 2017 के फाइनल्स के जो विनर। और वो रिक्शा सर्विस सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, इन एरियाज में चल सकती है, बाकी दुनिया में कहाँ रक्षे होते हैं? पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी है रक्षा, जो है 19वीं सदी के बाद खत्म हो गया। तो डोमेस्टिकेटेड आइडियाज बहुत ज्यादा वैल्यू किए जाते हैं। आपका बीफ रीस इतना डोमेस्टिकेटेड नहीं, आप पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, इसका हमें एक एडिशनल एडवांटेज तो है। लेकिन अगर आपका आइडिया बहुत ज्यादा डोमेस्टिकेटेड है, तब भी वो बहुत वैल्यूबल है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह पता है क्या है जो इग्नोर कर रहे हैं? वो है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस, मेक्सिको, थाईलैंड, ये मुल्क हैं एक जैसे, इनके कस्टमर भी एक जैसे, इनके मसले भी एक जैसे। और ये पूरी दुनिया की जो है ना, कोई 30-40% पॉपुलेशन तो यहाँ पर है। तो अगर आप बहुत डोमेस्टिकेटेड मसला भी सॉल्व कर रहे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में, उसकी स्केलेबिलिटी पूरे साउथ एशिया में होगी। और आप जो है पूरी दुनिया की 20-30% टारगेट मार्केट के लिए जो है चीज बना लें, तो इट्स वेरी वैल्यूएबल। आपने जो है ना डोमेस्टिकेटेड चीजों से भागना नहीं, आप अपनी प्रेजेंटेशन में डालें, आप कोने खुदड़ों की तस्वीरें डालें, लोकल वैगनों की डालें, और जो है अपने रेडी वालों की डालें, बहुत वैल्यू किया जाता है, कोई मसला नहीं। एनीथिंग एल्स? तो आपने एक ब्रांडिंग का बोला था कि मुझे याद करवाना बात। तो वो मैंने बता दिया था कि जो है मसला ये था कि क्या कहते हैं, हमारी आवाम को एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उन गरीब नहीं बनना चाहते। तो आपने जो है ना इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा, आपने गरीब ब्रांड ही बनना। तो फिर भाई इन कंक्लूजन हमने बस चीप प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो कि बेसिकली ये पुअर फैमिलीज को रीच आउट हो सकें और कंपेटिटिव एज भी होए मार्केट में, मतलब क्वालिटी वाइजली भी, प्राइस वाइजली भी। ये कंक्लूजन बिल्कुल आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन ये हर टीम के लिए जरूरी नहीं हो सकता। आप ऐसी चीज बना रहे हो जो हाई एंड कंज्यूमर तक, ज्यादा क्या कहते हैं, अफोर्डेबिलिटी वाले कंज्यूमर के लिए। जरूरी नहीं है आपने सिर्फ पुअर मिडिल क्लास को टारगेट करना है या लोअर क्लास को टारगेट करना है, आप अपर क्लास को कर लें। अपर क्लास में क्या मसले हैं? मोटापा, ठीक है, फास्ट फूड न्यूट्रिशियस नहीं होता। तो जो है आपने चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए और मसले को मद्देनजर रखते हुए खुद डिसाइड करना है कि जो है आपने किस तरह के कस्टमर को टारगेट करना है, आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा या महंगा होगा। अब हल्ट में जो है कुछ बहुत अच्छी टीम्स, हमारा प्रोडक्ट तो सस्ता है, कुछ बहुत अच्छी टीम्स है जिनका इंतहाई महंगा प्रोडक्ट है। मेक्सिको की टीम है, शोकेस में शायद आपने देखी हो, पॉलीमेश, उनका जो मिलता है, जो सोल्यूशन मिलता है, वो $40,000 का है, कुछ 60 लाख तक का है। वो कंपनीज को बेच रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। इसी तरह एक और टीम ऑन द फ्लिप साइड, वो अगरबत्तियां बेच रही है। अगरबत्ती कितने की होती है? $10 की, वो $20 की बेच रहे हैं, उनकी अच्छी वाली है। वो बिल्कुल लोअर क्लास को बेच रहे हैं, वो इंडिया में जो है मंदिरों वगैरह पे लगा रहे हैं।
तो जो है ना, ये डिसीजन आपका है कि आपने जो है मार्केट सेगमेंटेशन किस तरह करनी है। मैंने लोअर मिडिल क्लास की एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि मैं बात कर रहा था फूड वेस्टेज की। जो वेस्टेड खाना है सस्ते में मिल रहा है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग यूज करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप जो भी सोल्यूशन सोच रहे हैं वो उसी ब्रैकेट के अंदर आता हो। तो ये जो चैलेंज में टर्म यूज होती है फूड डजंट रीच आउट टू एवरीवन, सो बेसिकली ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि पुअर क्लास की तरफ या मिडिल क्लास की तरफ, क्योंकि रिच क्लास के पास तो एक्सेस होता है ना फूड सप्लाईज वगैरह का। ये इंडिकेट कर रहा है, लेकिन इस चीज को प्रेजेंट किया गया है एज एन अपॉर्चुनिटी या एज अ क्या कहते हैं, एज अ साइड नोट। मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस तभी अच्छे होंगे जब आप लोअर मिडिल क्लास तक, आम बंदे तक जिसके पास खाने की एक्सेस नहीं है, जो 3 टाइम का खाना नहीं खा सकते लोग, खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में तो ये बहुत ज्यादा मसला है, उन तक पहुंच रहे हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अपर क्लास के मसले कुछ और हैं जो प्रोबेबली आप टारगेट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप उनको भी टारगेट करते हैं और आपका बिजनेस केस अच्छा है, आप वाकई जो है खाने की न्यूट्रिशन बेहतर कर रहे हैं, आप वाकई फास्ट फूड को अच्छा कर रहे हैं, तो जो है इस हल्ट प्राइस आपको इस पर जज नहीं करेगा यार नहीं तुमने तो गरीबों के लिए काम कर, ये कहीं नहीं लिखा चैलेंज में। ओके बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और ये बहुत बड़ी इंसाइट है। अगर आप लोगों को जाके बताते हैं ना कि पाकिस्तान में इतना मुफ्त खाना खाया जाता है, इतने लंगर होते हैं, तो पाकिस्तान में जो है ना बहुत कुछ है आपके पास काम करने के लिए। और अगेन मैं ये बात रिपीट करूंगा, हल्ट की वजह से ये ना सोचें कि हमने तो जी इंटरनेशनल चीज बनानी है, हमने, आप काम वैसे ही करें जैसे आपने नॉर्मली करना था। अगर हल्ट नहीं होता, आपने पाकिस्तान के अंदर बनानी थी चीज, पाकिस्तान के अंदर बिजनेस लॉन्च करना था। तो जो है पाकिस्तान की इनसाइट्स आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। फॉर चैरिटी जो है बहुत ज्यादा काम होता है, ये अभी अब तो हुकूमत ने भी करना शुरू कर दिया। उसको किस तरह से मोनेटाइज किया जा सके का ये मतलब नहीं है कि आप उसी, वो पहले से चैरिटी के लिए हो रहा है आप उसी से पैसे कमाना शुरू करते हैं, उसको वैल्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन जो है ना क्या कहते हैं, उसकी अगर आप अमाउंट बढ़ाएं, चैरिटी के लिए तो लोग पहले से बहुत ज्यादा अपना कर रहे हैं, चैरिटी के लिए लोग बहुत ज्यादा डोनेट कर रहे हैं। अगर उसी डोनेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा दिया जाए और प्रॉफिट बनाया जाए, मतलब जो है अगर मैंने जो है न्याज देनी है, 1000 रुपए मैं खर्च करता हूँ और जो है 50 लोग 1000 रुपए में 50 तो नहीं खाएंगे, मैं 5000 रुपए खर्च करता हूँ, 50 लोगों तक जो है वो चने चावल की प्लेट पहुंचती है। अब अगर आप ये कर सकते हैं ना कि मुझे 5000 ही देने पड़ रहे हैं, मुझे 5000 ही देने पड़ रहे हैं, लेकिन 50 की जगह 100 लोगों तक चावल पहुंचे, तो यू आर अ विनर ऑफ द हल्ट प्राइज, आप जीत जाएंगे। नहीं जीतते तो कोई बहुत ही स्टूपिड वजह होगी। I have another question. Like there are few things that are known all around the world, or mostly in the European countries, regarding food, the food industry. But in Pakistan, launching that thing would be a new innovation and some kind a long procedure. I would suggest like a really long procedure. So launching such kind of idea that would be a very long procedure in Pakistan, would it be like a good idea or not? Now this is an interesting question. This is a complicated question actually. अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ। पहले ये मसला है कितना बड़ा जो पूछा गया। देखें, बहुत ज्यादा स्टार्टअप, सबसे ज्यादा स्टार्टअप जो फेल होते हैं वो होते हैं टाइमिंग की गलती की वजह से। गलत टाइम पर या गलत जगह पर लॉन्च कर लेते हैं।
कर रहे होते हैं सही चीज को। इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जो फेसबुक एक ग्लोबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक से पहले भी एग्जिस्ट करते थे, गूगल से पहले जो है ना याहू एग्जिस्ट करता था, लेकिन टाइम गलत था, अब इनका टाइम बेहतर है। तो एक चीज जो यूरोप में बहुत फीजिबल है, पाकिस्तान में वो फीजिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आ रही है, ठीक है। तो उसमें अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपने फिर उस फ्यूचर कब तक वो आनी है, आपने उसके हिसाब से चलना है और पहले से फर्स्ट मूवर बनने के लिए तैयार रहना है। इसको कहते हैं मेगा ट्रेंड। मेगा ट्रेंड की मैं एक मिसाल देता हूँ। हमें पता था पाकिस्तान में पहले स्मार्टफोन इतने आम नहीं थे, यही जो मानूर ने क्वेश्चन पूछा है ना, मैं इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दे। पाकिस्तान में स्मार्टफोन आम नहीं थे, लोग नोकिया वाला सस्ता मोबाइल इस्तेमाल करते थे, या जो है नोकिया के थोड़े से अच्छे वाले आते थे जिनपे वीडियो चल जाती थी, वीडियो गाने वगैरह, वो यूज करते थे। स्मार्टफोन नहीं थे जिनपे इंटरनेट आराम से इस्तेमाल हो। कंपनीज जो टेलीकॉम कंपनीज थी उनके पास 4G नहीं था, सही 3G भी नहीं था। अफगानिस्तान में 3G हमसे 2-3 साल पहले आ गया था, तो हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस जो है वो है उबर। उबर यहाँ पर नहीं थी क्योंकि उनके लिए आना फिजिबल ही नहीं था, यहाँ पर स्मार्टफोन नहीं थे। करीम ने क्या किया, करीम पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, करीम दुबई की कंपनी है। करीम यहाँ पर आ गई और घात लगाकर बैठ गई कि स्मार्टफोन आते कब है। अभी स्मार्टफोन आए नहीं थे कि उन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। फिर जब स्मार्टफोन पॉपुलर होना शुरू हुए तो उबर तो यहाँ पर था ही नहीं, करीम पहले से मौजूद थी। यहाँ पर करीम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई और बहुत जबरदस्त तरीके से फैल गई। उबर बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑल्दो सस्ती है, वो सब्सिडाइज कर रहे हैं, उबर लॉस में जा रहा है, लेकिन करीम उनसे बेहतर चल रहा है यहाँ पे। और इसी वजह से उबर को करीम को खरीदना पड़ा एज अ कंपनी, पूरी करीम जो दुबई वगैरह में भी ऑपरेटेड है, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने ये प्रूव किया था कि अगर हमें बीट करना है तो अपना खर्चा करके ऐसे मुल्कों में हमसे पहले जाना होगा जहां अभी स्मार्टफोन आए नहीं है। तो स्मार्टफोन एक मेगा ट्रेंड है, स्मार्टफोन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान में अगर लोअर मिडिल क्लास इस वक्त जो है ऑनलाइन फूड ऑर्डर नहीं करती तो वो आगे करेगी, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप पहले से उस मार्केट को पेनिट्रेट कर जाते हैं तो जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो आपको उसका फायदा होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पाकिस्तान में जो है एक चीज लॉन्च कर रहे हो जो अभी आई नहीं है और फ्यूचर में आएगी, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये परफॉर्म करेगी जैसे यूरोप में परफॉर्म करती है, नहीं करेगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब इस पर जो है ना, अगेन मैंने कहा था कि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डिस्कशन है, मैं कुछ इनसाइट देता हूँ। जो स्टार्टअप्स हैं, ये इनसाइट जो है काफी एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता होती, हंट के एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता होती, ऑल्दो ये बहुत बड़ी रियलिटी है बिजनेस की, स्टार्टअप्स के लिए। जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं जिन्होंने मोनोपोलीज बिल्ड की है, फेसबुक, अमेजोन, एप्पल, ठीक है, इन्होंने इसी चीज का फायदा उठाया। इन्होंने एक नीश मार्केट को टारगेट किया, मतलब एक बहुत छोटी सी मार्केट को टारगेट किया, और जो है किस तरह का बिजनेस बनाया जो क्या कहते हैं बिल्कुल एक बहुत छोटे स्केल पर ऑपरेट करता था, और जो बड़ी कंपनीज थी जिनके पास खरबों रुपए पड़े हुए थे, उन्होंने कहा यार ये क्या है, क्या हमारा क्या बिगाड़ना है, ठीक है। फ्यूचर में उन्होंने सोचा कि यार ये इतनी छोटी मार्केट है कि हमें इसे पेनिट्रेट नहीं करना चाहिए। जो गलती ऊपर ने की थी करीम के मामले में, पाकिस्तान बहुत छोटी मार्केट है, फ्यूचर में बड़ी होगी। अच्छा, तो नीश मार्केट से जो है ना, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। आप अपनी मार्केट को जो है ना बड़ा करते जाते हैं। फेसबुक जब बनी थी तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डेटिंग साइट थी, और अभी क्या है, अभी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डेटिंग साइट थी, हार्वर्ड के बाद इन्होंने स्टैनफोर्ड में बनाया, स्टैनफोर्ड के बाद कैम्ब्रिज में बनाया। अच्छा, और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बिल्डअप किया। इसी तरह अमेजोन किताबें बेचने वाले थे, जेफ बेजोस खुद जो है वो किताबें पैकेज करके निकालता था। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान में आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जो फ्यूचर में आएगी, तो पाकिस्तान आपके लिए एक नीश मार्केट है। अभी जो कंपेटिटर्स हैं वो उस मार्केट में नहीं घुसेंगे, और इसका आपको बेनिफिट होगा। आपका कंपेटिटर नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहे होंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होंगे। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा और जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा उठाएंगे, मतलब जो है आप वाहिद ऑप्शन होंगे वहां पर आवाम के लिए। लोग उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे,
फिर कंपेटिटर आ भी जाएगा तो वो आपका इतना कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका बिजनेस उस मार्केट में पहले से बिल्ड हो चुका है। करीम और उबर एग्जैक्टली इस चीज की एग्जांपल है, और इसी मसले को टारगेट करने वाली एक बुक है जिसका नाम है इनोवेटर्स डायलेमा। 92 में लिखी गई ये बुक, जिस वक्त फेसबुक, अमेजोन, करीम, उबर कुछ भी नहीं था ऐसा। और उस बुक में वही सारी बातें हैं जो फ्यूचर में प्रूव हुई है, उससे पहले भी प्रूव होती रही है। और वो यही चीज है कि आप नीश मार्केट को किस तरह इस्तेमाल करते हैं अगर आपने एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड करना है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो यूरोप वगैरह में बहुत वाइड स्प्रेड है, पाकिस्तान में नहीं है, तो पाकिस्तान में आपने उसको फिलहाल प्रॉफिटेबल बनाना है, लेकिन घात लगाकर बैठना है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी आती जाएगी, वैसे वैसे जो है आपका बिजनेस भी ग्रो करता जाएगा और आप वाहिद ऑप्शन होंगे। इसमें अब मुझे याद आया, ये महानूर ने जो है ना रोबोटिक्स की बात की थी ना, इट्स रिगार्डिंग रोबोटिक्स, तो यस इट मेक्स सेंस। रोबोट्स यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अगले बाकी दुनिया में जो है अगर 10 साल में इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चरल रोबोट्स, क्योंकि एग्रोटेक में रोबोट्स जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज होते हैं। और अगर इससे रिलेटेड मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैं एग्रीकल्चरल रोबोटिक्स के ऊपर जो है काफी काम करता रहा हूँ। 6 महीने तक मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं, एग्रीकल्चरल रोबोट्स को जो है वो रिव्यू किया है, जो बाकी कंपनीज भी बनाती है। तो रोबोट्स यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। जब सेठ को पता चलेगा ना कि रोबोट जो है वो गोलियां नहीं कराता, उसका जो है गांव में फोतगियां नहीं होती, छुट्टियां नहीं लेता, उसने भी रोबोट लगाना है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस चीज को कंसिडर करना है कि पाकिस्तान में जब आप लॉन्च करते भी हैं तो आपने सरवाइव करने के लिए जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल होना है, वरना आप सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, कोई फायदा ही नहीं। और कोई क्वेश्चन? अच्छा नहीं है तो मैं मटेरियल रेकमेंड करना शुरू करता हूँ जो आपने लाजमी तौर पर कंज्यूम करना है। अब मैंने कहा था आपकी YouTube एक्टिविटी, शुरू में कहा था कि आपकी YouTube एक्टिविटी बहुत वैल्यूएबल चीज है। अगर आपकी YouTube पर, जब आप YouTube का पेज खोलते हैं तो आपको सजेशंस जो है वो उल्टे सीधे आ रहे होते हैं, इंडियन मूवी का ट्रेलर आ रहा है, फलाना ढिमकाना मुजरा आ रहा है, मतीरा आ रही है। तो इस तरह की बकवासियात से जो है ना आपकी मेंटेलिटी फिर उसी तरफ लगी रहेगी। जितने लोग प्रोडक्टिवली काम कर रहे हैं उनका YouTube पेज बहुत फाइन ट्यून्ड होता है, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड। मतलब मैं कहूंगा कि YouTube एल्गोरिथम मेरा जो है वो एसेट है, क्योंकि वो एल्गोरिथम आपकी एक्टिविटीज को स्टडी करता है। तो आपने YouTube पर जो है ढंग की चीजें फॉलो करनी है, ढंग के चैनल सब्सक्राइब करने हैं। उनमें मैं जो है अब आपको बताना शुरू करता हूँ कि कौन कौन से। स्लाइड बीन जो है, स्लाइड बीन पहले मैं बताता हूँ बिजनेस से रिलेटेड चीजें आप कहाँ पढ़ सकते हैं। बिजनेस प्लान क्या होता है, बिजनेस मॉडल क्या होता है, स्टार्टअप किस तरह बिल्ड होता है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स किस तरह डिसाइड होते हैं, शेयर्स किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बहुत आसान तरीके से। मतलब लोग मुझसे यहाँ Q&A में पूछ रहे होते हैं ये चीजें, मैं क्यों बताऊं, यूट्यूब पर सब कुछ पड़ा हुआ है, 10 मिनट की वीडियो देखनी। स्लाइड बीन बहुत अच्छा चैनल है। जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, जो आपने जल्द से जल्द करना है, कोशिश करें कि जो है आप आइडिया फाइनलाइज्ड है तो 1-1.5 हफ्ते में उसको लॉन्च करें। तो उस सूरत में वाई कॉम्बिनेटर, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर प्रोग्राम है, हल्ट प्राइस सबसे बड़ा नहीं है, हल्ट प्राइस दूसरे तीसरे नंबर पर है, सबसे बड़ा वाई कॉम्बिनेटर, इनको आपने लाजमी फॉलो करना है। और एक है स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल, इनके घंटे घंटे के लेक्चर्स होते हैं, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा नहीं है कि आपको MBA करना पड़े, लेकिन जो है ये लेक्चर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल, इनको फॉलो करना है। अच्छा, अब आते हैं कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है जिस पर हर कंपनी ने बार सूरत आना ही आना है। यूनिलीवर 2050 तक कंप्लीटली इको फ्रेंडली हो जाएगी। मैकडोनल्ड, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो पाकिस्तान में भी बहुत कुछ बेचती हैं, सर्फ एक्सेल, लाइफबॉय, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो इन कंपनीज से आते हैं। और ये क्लाइमेट चेंज को बहुत सीरियसली ले रही है। पाकिस्तान, आपको पता है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन कर चुका है 2015 में। तो पाकिस्तान में रेगुलेट होने वाला है कंपनीज की प्रैक्टिसेस जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है, और उन पर टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी।
टैक्स जो है बहुत ज्यादा होता है। अभी आप लोग स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, जब आएंगे टैक्सेशन पर पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा टैक्स होते हैं। तो टैक्स एग्जम्पशंस आपको मिलेंगी अगर आप क्लाइमेट चेंज को अच्छी तरह से टारगेट कर रहे हैं। उसके लिए एक यूट्यूब चैनल है, आवर चेंजिंग क्लाइमेट, OCC। इनकी 10-10 मिनट की वीडियोस होती हैं, फूड से रिलेटेड भी है, मैंने आज ही देखी है। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छी इंसाइट मिल जाएगी कि जो है क्लाइमेट किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब आते हैं बुक के ऊपर। मैं नॉर्मली बहुत सारी बुक्स हैं जो मैं सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी मैं एक ही बुक सजेस्ट करूंगा। उसकी वजह ये है कि जिस तरह इंसान अगर 2 फिल्में डाउनलोड कर ले तो देखी एक जाती है, उसी तरह अगर मैंने एक से ज्यादा बुक आपको बता दी ना तो पढ़ेंगे आप लोग एक भी नहीं। इसलिए मैं एक बुक बता रहा हूँ, 0 to 1 दराज पे मिल रही है, वरना इसकी ऑनलाइन PDF भी अवेलेबल है, इसकी ऑडियो बुक भी अवेलेबल है। चाहिए तो मुझसे लेने, PDF में दे देता हूँ। मेरे पास बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है। इससे जो है ना आपको इनिशियली काफी चीजें क्लियर होंगी इस बुक से। 0 to 1 का मतलब ही है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, उससे आपने स्टार्टअप बिल्ड किया और जो है उसको रनिंग में ले आए। ये वाई कॉम्बिनेटर के ही एक एक्सपर्ट ने लिखी है, पीटर थियल ने। उनकी यूट्यूब वीडियोस भी आप देखें, जो आप वाई कॉम्बिनेटर का पेज चैनल फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा। अच्छा, ये मटेरियल है जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन जो है जो ये बुक पढ़ लेगा उसके बाद मेरे पास आएगा, मैं तब जो है शेयर करूंगा, ईमेल में दे देता हूँ। ईमेल कर दें या जो है अपने कम्युनिटी मैनेजर के थ्रू आ जाएं या फेसबुक पेज पर मैसेज कर दें बी फ्रीज के, हम लोग जो है मजीद हेल्प कर देंगे। क्योंकि मेरा ख्याल है फैसलाबाद की कोई यूनिवर्सिटी है, वो तो मुसलसल हमारे साथ फॉलो अप्स रख रहे हैं, उन्होंने काफी बुक्स भी पढ़ी हैं, तो दे आर डूइंग गुड। और कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है भाई। जी, अगर हमारा जो आइडिया है, हमारा जो प्लान है वो इतना रिफाइंड नहीं है, तो अभी हम इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा दें कि आगे जाके रिफाइन हो जाएगा साथ साथ, या बिल्कुल नहीं, लाजमी करवा दें। आइडिया साथ साथ रिफाइन होता है, मतलब एक्सेलरेटर के दौरान भी रिफाइन हो रहा होता है। हल्ट प्राइस में इंटरनेशनली 30 टीम सिलेक्ट हो गई, वो सिलेक्ट होने के बाद भी अपने आइडिया को चेंज कर रहे होते हैं, बिल्कुल चेंज भी कर देते हैं। मतलब हल्ट प्राइस में टॉप 6 में आने वाली ऐसी टीम्स भी हैं जिन्होंने जो है अपनी पूरी की पूरी कंपनी चेंज कर ली थी। एक कंपनी बना के वो फाइनल्स में आए और उसके बाद कंपनी चेंज कर ली, पता चला वो टेक्नोलॉजी चलती ही नहीं थी, गलती हो गई थी उनसे। तो आप रजिस्टर करें और आप बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद जो है ना चेंजेस आइटरेटिव होते हैं। मैं इसी वजह से बता रहा हूँ, आइटरेटिव होते हैं और ये सबको पता है, हल्ट को भी पता है आइटरेटिव होते हैं। तो जो है आप रजिस्टर करें, बेशक एक क्रूड आइडिया के साथ कर रहे हैं, वो आइडिया चेंज होगा आगे ऑटोमेटिकली। जब आप लॉन्च करेंगे तो चेंज होगा, अगर लॉन्च ही नहीं करेंगे तो चेंज नहीं होगा। और कुछ? तो मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपने भी, हम पैदा हुए हैं पाकिस्तान में, आप भी बचपन से पाकिस्तान की एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटीज देख रहे हैं। तो जैसे अभी ये हल्ट प्राइस है, पूरा एक हम लोगों ने आइडिया के साथ उस पर सारी वर्किंग करनी है, सारा उसके कैलकुलेशंस करनी है। इतना कैलकुलेटेड, इतना रिफाइंड कोई भी बिजनेस पाकिस्तान में ना मैंने तो नहीं देखा। सारे बस डेयरी से स्टार्ट करते हैं, इस तरह करके ज्यादा ज्यादा कपड़े की वो लगा ली, इस तरह की, आप समझ रहे हैं, इस तरह के सारे बिजनेस पाकिस्तान में तो मैं देखता हूँ, कोई ऐसा कैलकुलेटेड वेल प्लान नहीं होता। अच्छा, और इसी वजह से पाकिस्तानी कहीं पहुंचे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम
जो है ना छोटे बिजनेस करते हैं, और इसमें जो है ना एक बहुत बड़ी जो वजह है ना जिस वजह से हम पहुंचे नहीं है, हम डेयरी वगैरह से जो शुरू करते हैं, टेक्सटाइल के काम करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एयर कंडीशनिंग कंपनी बना रहा हूँ और अभी सर्दियों में हम सोलर गीजर्स इंस्टॉल कर रहे हैं लोगों के घरों पे, ठीक है। अभी हमने एक किया और 2-3 हमारे पास ऑर्डर आए थे। सोलर गीजर इंस्टॉल करने वाली और भी कंपनीज हैं पाकिस्तान में। उनमें से एक कंपनी जो है जो कह रहे थे कि हम तुम्हारे कंपेटिटर होंगे, मुझे पता था वो कोई कंपेटिटर नहीं होंगे। वो करते क्या है, उन्हें जब ऑर्डर आता है ना, उसके फाउंडर जो है 3-4 लोग, वो खुद उठ के चले जाते हैं गीजर इंस्टॉल करने के लिए। वहां जाके जो है जी वो असेंबल कर रहे हैं, फिर प्लम्बर का काम कर रहे हैं। तो इससे होता क्या है, बिजनेस में आ गया फ्रिक्शन। बिजनेस में फ्रिक्शन कहते हैं कोई ऐसी चीज जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी मारी जा रही है, और जो है ऐसी चीज जिसको आप ऑटोमेट कर सकते थे, आपने नहीं किया। वो ऑटोमेट किस तरह कर सकते हैं कि जो है ना उस पर वो लोगों को लगाएं, और वो लोग एक टीम जो है ना हर इलाके में उनका अपना प्लम्बर हो जो फोरसी करे उस चीज को कि ये कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर हो गया। वो लोग खुद निकल जाएंगे और फिर वो एक्सपेंड कर सकेंगे। पाकिस्तानी इस तरीके से सोचते नहीं है। वो सोचते हैं कि यार हाँ हम खुद उठ के चले गए, जो है तो अपना बच गया, बंदे हायर करने का खर्चा बच गया, और इस वजह से जो है वो छोटे बिजनेस के साथ वहीं के वहीं जो है ना वो चलते रहते हैं। सेठों की एग्जांपल अलग है, लेकिन ज्यादा लोग ये करते हैं। डेयरी वगैरह के बिजनेस भी इसी तरह चल रहे हैं। और जो है ना अब इसी चीज में सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की तब्दीली चाहिए। और इसी वजह से जो है ना हमारे एक टीचर हैं नस्ट के, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में जो लेबर है वो बहुत स्किल्ड है। पाकिस्तान की लेबर पूरी दुनिया में जो है ना टॉप पर आती है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन, ये लोग। हमारे इंजीनियर खबीस हैं, और जो हमारे ये ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं ये निकम्मे। इनका काम है प्लानिंग करना। तो अभी जो पाकिस्तान में आपको बिजनेसेस नजर आ रहे हैं वो टेक्नीशियनों के, प्लम्बरों के, इंजीनियर्स के, उस तरह के लोगों के बनाए हुए हैं। और अगर लोग ग्रेजुएशन करने के बाद भी उसी मेंटेलिटी की तरह उसी तरह की चीजें बना देते हैं, उसी तरह की कंपनीज बना लेते हैं, तो फायदा क्या हुआ। तो जो है ना हमारी पढ़े लिखे तबके में मसला है। अब इस जब आप एक स्टार्टअप को लेकर जाएंगे इन लोगों के पास, इंडस्ट्री में जो बैठे हैं, जो लाहौर में बैठे हैं, ब्रांडरथ रोड पे बहुत लोग बैठे हैं जो इंडस्ट्रियली बहुत सोफिस्टिकेटेड चीजें बना रहे हैं, और गाड़ी का इंजन मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। अल्लाह माफ करे, बहुत मुश्किल काम है। तो वो हंसेंगे आप पे, ये स्टार्टअप, ये कहेंगे ये ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं होता, ठीक है, शशके के लिए चीजें। लेकिन और एक तरह से उनकी बात ठीक है, ये लोग बहुत स्किल्ड लोग हैं जो डेयरी वगैरह के बिजनेस भी चला रहे हैं, टेक्सटाइल के भी चला रहे हैं। इनके पास सिर्फ एक प्लानिंग और माइंडसेट, इस चीज की कमी है जो आप ऐड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है या तो उस कैंप में या इस कैंप में, रियलिटी ये है कि इन दोनों को साथ लेकर चलना है। और जो है पाकिस्तान में जो बिजनेसेस बिल्ड हो रहे हैं वो भी एक रियलिटी है, और उसको अब हमने मजीद बेहतर बनाना है। अब मिसाल के तौर पर जो है, अगेन मैं दोबारा बी फ्रीज की ही मिसाल दे रहा हूँ। सोलर हीटर जो है, गीजर, वो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कंपनी सप्लाई कर रही हैं, लेकिन हमारी कंपनी जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांस उसके पास क्यों है हमारे पास? क्योंकि हम खुद बैठकर इंस्टॉल नहीं कर रहे होंगे, इसलिए हम पूरे मुल्क में लगा सकते हैं। दूसरा, चूंकि हमें उसकी टेक्नोलॉजी पता है एक्चुअली कि उसमें हो क्या रहा है, हम उसमें इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। हम इंप्रूवमेंट्स कर चुके हैं। हम सोलर गीजर को मॉडिफाई कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। अगर मरी वाले एरिया में जहां धूप नहीं निकलती, तो हम बगैर धूप के भी उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी अचीव कर सकते हैं, जो नॉर्मली नहीं हो रही होती। तो द पॉइंट इज कि जो है पाकिस्तान में एक बिजनेस कल्चर बिल्ड हुआ है, लेकिन वो पढ़े लिखे लोगों ने बिल्ड नहीं किया, या पढ़े लिखे माइंडसेट वाले लोगों ने बिल्ड नहीं किया। पढ़े लिखे लोग तो हैं उसमें, आपने उसको मजीद बिल्ड करना है। और अब जो है लेकर जाना है पाकिस्तान के बिजनेस कल्चर को एक उसमें अगले फेज में, जिस फेज में जर्मनी जा चुका है, यूएस जा चुका है, जिस फेज में चाइना एकदम से गया था और इसी वजह से वो इतना आगे। और जो है उस फेज में अभी ट्रांजिशन कौन सा मुल्क कर रहा है, क्या नाम है उनका, वियतनाम, यस। तो जो है काफी मुल्क हैं जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, अब कैलकुलेटेड हो रहे हैं, उन्होंने वो वाला फेज पूरा कर लिया जो पाकिस्तान ने भी पूरा किया हुआ है। अब ये हमारे ऊपर पड़ती है जिम्मेदारी, हमारी जनरेशन के ऊपर, कि हमने जो है इसको कैलकुलेटेड बनाना है। सर मैंने एक बात पूछनी है, दैट के अब यहाँ मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये होता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी का एक रेशो आ जाता है।
जहाँ आप एक चीज़ 100 रुपए की ले रहे हैं वहीं वो कोशिश करते हैं वो 50% हाफ पे, बट क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो इस फैक्टर को किस तरह कवर किया जाए? ये इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि जो है ना, अच्छा, क्वांटिटी और क्वालिटी जो है ना, उन दोनों में आपको कॉम्प्रोमाइज देखना होता है, और वो कॉम्प्रोमाइज किस की बेसिस पर देखना है। मैं सिर्फ क्राइटेरिया बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर कॉन्टेक्स्ट में होता ना कि इस बिजनेस की बात हो रही है, इस प्रॉब्लम की बात हो रही है, तब बेहतर बताया जा सकता है। जो क्राइटेरिया है वो है आपका कस्टमर। आपके कस्टमर को एक सर्टन लेवल ऑफ क्वालिटी चाहिए, एक सर्टन लेवल ऑफ क्वांटिटी चाहिए। क्वांटिटी की जगह अफोर्डेबिलिटी बोल देते हैं। अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी का जो है ना, उन्हें एक सर्टन बैलेंस चाहिए। तो अगर जो है एक पाकिस्तान में कैरियर के एसी क्यों नहीं बिकते, कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है कैरियर, कैरियर वालों ने एसी इन्वेंट किए थे, और जो है ये तोशिबा वगैरह सारे उनकी ओनरशिप में, क्योंकि कैरियर का एसी महंगा होता है, 1.5 लाख का होता है। तो यहाँ की आवाम नहीं खरीदती, बिजली बहुत कम लेता है, लेकिन नहीं खरीद सकते यहाँ, नहीं बिकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ जो एसी अफोर्ड कर सकते हैं वो भी एयर कूलर लेके जो है बैठ जाएगा। लोग एसी खरीदते हैं। पाकिस्तान में एयर कंडीशनर बहुत ज्यादा ग्रोथ है एयर कंडीशनिंग मार्केट की। अभी लॉकडाउन रहा है इस साल, तकरीबन उसके बावजूद 20% एयर कंडीशनिंग मार्केट पाकिस्तान में ग्रो हो गई। पिछले साल के मुकाबले में 20% ज्यादा सेल हुई। 2019 में 18 के मुकाबले में 25% ज्यादा सेल हुई थी। तो आवाम ने एक बैलेंस खुद ही ढूंढा, खुद ही बैलेंस ढूंढा। उन्हें एक सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी चाहिए एयर कंडीशनिंग की कूलिंग, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ अफोर्डेबिलिटी में चाहिए। 1.5 लाख पे नहीं कर सकते, 60,000 70,000 वाला एसी, वहां पर वो बैलेंस अचीव हो गया। तो वो बैलेंस जो है अपने अपने कस्टमर के हिसाब से डिसाइड करना है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि यार आप क्वालिटी पर फोकस करें या आप क्वांटिटी पर फोकस करें। आपने वो बैलेंस ढूंढना है, और वो बैलेंस आपका कस्टमर ढूंढेगा। बस है। Any questions? यस। Okay, so we end the meeting if no questions. Okay, thank you, sir. Thank you all for joining. For all of your questions. मैं एक और बात पूछना चाह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी रेट बहुत कम है ऑन द एंड ऑफ लाइक फार्मर, तो उसको अगर एक किस्म का कवर किया जाए तो आप एक फार्मर को किस तरह एजुकेट कर सकते हैं? बहुत तरीके हैं, गवर्नमेंट कर रही है और बड़े जबरदस्त तरीके से कर रही है। फार्मर्स को जो है ना फर्टिलाइजर कास्ट करने के लिए और जो है हार्वेस्टिंग टेक्निक्स के लिए रेडियो बहुत इफेक्टिव है। रेडियो पर बहुत इस तरह की चीजें आती है, मतलब मैंने सुना हुआ है वो रेडियो जो किसान सुनते हैं, उस पर जो है ना कंटेंट वो आ रहा होता है कि इस सुंडी के लिए ये वाली पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है। तो फार्मर्स तक जो है ना गवर्नमेंट तो पहुंच रही है, रेडियो के जरिए पहुंच रही है, मोबाइल मैसेजेस के जरिए, टीवी के जरिए, टीवी होता है गाँव में। तो जो है ना फार्मर्स को एजुकेट आप कर सकते हैं। आप जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज जो है ना पाकिस्तानियों के लिए जनरली, वो तो है डायरेक्ट मार्केटिंग। के जो है ना लोग एक दूसरे को एजुकेट करें और उसके उन्हें पैसे मिले। और इसी वजह से जो है ना पाकिस्तान में रिफरल मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव, बहुत वैल्यूएबल चीज है। अगर आप किसी को रिफरल देते हैं गाँव में कि तुमने जो है ना ये गांव में बेचना है और गांव में लोगों को इस चीज से मुतालिक एजुकेट करना है, और उसके आवाज जितने लोगों को तुम बेचोगे तुम्हें इतना कमीशन मिलेगा, वो सक्सेसफुल होगा गाँव में। रेफरल्स जो है वो बहुत सक्सेसफुल ऑप्शन है जो गवर्नमेंट मैसिव स्केल पर इम्प्लीमेंट करती रही है पूरे मुल्क के हर तरह के गाँव में, रिगार्डलेस ऑफ रेस एंड लैंग्वेज। सिंध में, पंजाब में, के में, कोयटा वाली साइड पे, हर जगह।
कॉन्टैक्ट नंबर नहीं, लिंक्डइन आईडी दे दें, लिंक्डइन पर जो भी मैसेज करता है उसका मैं जवाब दे दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर अगर देना है तो पहले जो है वो क्या कहते हैं, मेरे साथ डायरेक्टली डिस्कस करना, अगर किसी टीम को मेरा नंबर चाहिए। थैंक यू। Thank you guys. a lot. किसी भी टीम को अगर गाइडेंस चाहिए और चीजों से मुतालिक भी, पिच वगैरह से मुतालिक भी, तो जो है मुझे ईमेल कर दें, हम लोग गाइड कर देंगे आपको। ओके, Sure, sir.